जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक नई सीरीज की शुरुआत की जा रही है जैकपुर चैनल पे, ठीक है। इससे पहले ये सीरीज आपका चला प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किया था, मैंने सेकंड चैनल पे, वहाँ पर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा इसी से। लेकिन जो लोग अब नए सिरे से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, 30 दिन 30 टारगेट आपको मिलेगा। बस आप लोग अगर इतना कर लेते हो ना, कि आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है, फाइनल एग्जाम के लिए। इस वीडियो में जो है आप लोगों को हिस्ट्री का, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 चैप्टर का आप लोगों को क्वेश्चन इसमें करवाया जाएगा एक ही वीडियो में। ऊपर आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। अगर आपका हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री कर लो, अगर आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री नहीं है तो आप डायरेक्ट ज्योग्राफी में जा सकते हो। अगर आपका पॉलिटी करना है, ज्योग्राफी नहीं करना है, तो टाइमिंग ऊपर में लिखा है, उतना सा वीडियो को आगे बढ़ा करके आप पॉलिटी में जा सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो इकोनॉमिक आपको करना है, तो इकोनॉमिक का टाइम कितना कितना टाइम से स्टार्ट होता है, आप वहाँ तक वीडियो को स्किप करके इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। यानी कि बार बार आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा मिल जाएगा। लगभग सभी विद्यार्थियों का 2 से 3 टॉपिक हमारे इस वीडियो से मैच करेगा, तो आप लोग उसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका पार्ट 1 होगा, डे 1 होगा। 30 दिन हम लोग लगातार करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, हर एक चैप्टर को शामिल करने में। 100 लाइक का टारगेट है, इसको जरूर पूरा कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। अब जो मेसोपोटामिया थी, इसकी जो पहली ज्ञात भाषा थी, आपको देखिए कोशिश करना है कि हमसे पहले आंसर करना है, ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो सुमेरियन था, क्या था, सुमेरियन। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी। तो मेसोपोटामिया में जो पुरातत्व खोजने की शुरुआत 1840 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की जो सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ थी वो थी दजला और फरात। ये काफ़ी फेमस सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और मेसोपोटामिया इन्हीं 2 नदियों के बीच की भूमि को कहते थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था। तो विद्वानों के अनुसार लेखन कला का जो सर्वप्रथम विकास हुआ था वो हुआ था आपका मेसोपोटामिया में। कहाँ पे हुआ था, मेसोपोटामिया में, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो बेबीलोन का जो प्रमुख देवता था वो कौन था, आपको बतानी है। तो मर्दुक, ठीक है, कौन था, मर्दुक था। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। तो कौन से वर्ष की गई थी, तो 3000 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले लेवल में आते हैं। अगला सवाल है हमारा, असुर बनीपाल जो था वो कहाँ का शासक था। तो असुर बनीपाल शासक था असीरिया का। किसका था, असीरिया का। तो यहाँ पे सिंपल है, आप इसको याद भी कर सकते हो, असुर असीरिया। देखिए दोनों में नाम मिलता जुलता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग किया गया। सुमेरियन के बाद जो भाषा का प्रयोग किया गया वो किया गया था अक्कादियन भाषा का। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं। तो कौन से कांस्य युग के हैं आपको बतानी है। 1000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 3000 ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखना है। मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो मेसोपोटामिया नाम है भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो मेसोस और पोटेमोस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो मेसोपोटामिया में जो औजारों का प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था कांसा के औजारों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है। तो झूलता बाग जो था वो बेबीलोन सभ्यता की देन है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी वो थी किलाकर लिपि। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो निम्नलिखित में से विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है। तो प्रेम और युद्ध की देवी मेसोपोटामिया में जो कहा गया है वो इन्ना नना को कहा गया है, याद रखिएगा। किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता है। तो किसकी सहायता से बना लेता है, तो वो बना लेता है चाक की सहायता से। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है। तो मेसोपोटामिया में जो प्राप्त प्रथम पट्टिका है वो जो है 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ था? तो नगरों का निर्माण जो यहाँ पे आरंभ हुआ था 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे कहा जा रहा है, व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली? तो व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में जिसको प्रधानता मिली थी वो थी आपका फरात नदी। किसे मिला था? फरात नदी को। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, मारीनगर राजधानी के रूप में कब उभरा था? तो मारीनगर राजधानी के रूप में उभरा था, आपको बतानी है, तो 2000 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? ठीक है, पत्तन है, मैदान है, सड़क है, जल उद्यान है। देखिए एक होता है फिजिकल लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से भौतिक लक्षण जो होता है वो होता है आपका मैदान, यानी कि जो फिजिकल का मतलब होता है जो हमसे जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे फिजिकल, तो यानी कि जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो नेचर के शरीर से पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, ये सब क्या होता है? फिजिकल में आता है। ठीक है, अगर आप देखोगे पत्तन इसको इंसान बनाता है, ये प्रकृति का फिजिकल नहीं हो सकता। सड़क इंसान बनाता है, ये प्रकृति का फिजिकल नहीं हो सकता। जल उद्यान इंसान बनाता है, ये प्रकृति का फिजिकल नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे जो सिर्फ मैदान है वही हो जाएगा। अगर पहाड़ होता तो पहाड़ भी हमारा फिजिकल में आता। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने। काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा हुआ है, क्यों से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि भूगोल का उद्देश्य दरअसल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका हॉटसॉन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि प्रादेशिक उपागम परिवर्तन निम्न में से किस भूगोलवत्ता के द्वारा किया गया? ये किया गया था कार्ल रिटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है आपको बतानी है। तो मानव शास्त्र। कौन नहीं होगा? मानव शास्त्र नहीं होगा। बाकी सारा जो आप देख सकते हैं भौतिक भूगोल की शाखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कह रहा है कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल के क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो सर्वप्रथम जो विद्वान था हमारा रिचर्ड हॉटसॉन था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो कालिक संश्लेषण कौन सा विषय करेगा? तो इतिहास करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो ये जो बना हुआ है ये जियो प्लस ग्राफिक्स से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया था? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन हमबोल्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है? विद्यालय, सड़क, महाद्वीप या फिर अस्पताल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो सांस्कृतिक लक्षण में नहीं आएगा वो आ जाएगा महाद्वीप। यही नेचुरल है, ये जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है। जबकि विद्यालय सांस्कृतिक है जिसको इंसान के द्वारा बनाया जाता है, सड़कें इंसान के द्वारा बनाई जाती है, अस्पताल इंसान के द्वारा बनाया जाता है, तो ये सांस्कृतिक में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया है कि भूगोल का अर्थ क्या होता है? अब भूगोल का यहाँ पे अर्थ आपको बताने तो पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का अर्थ क्या हो जाएगा? पृथ्वी का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आई कह रहा है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। ये कथन किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो कथन है आपका अल्फ्रेड हेटनर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? तो ये जो संबंध है ये इसके साथ है, मानव भूगोल के साथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बोला गया है आपसे कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों के भिन्नता का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? अब ये जो कथन हो जाएगा ये अल्फ्रेड हेटनर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो मानव भूगोल की यहाँ पर एक शाखा कौन हो जाएगी, आर्थिक भूगोल। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है। तो भौतिक भूगोल का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मृदा शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी से है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है। तो कौन यहाँ पे सांस्कृतिक तत्व नहीं है, तो मैदान। मैदान क्या है, फिजिकल है, ठीक है, बात समझ में आई। बाकी सब सांस्कृतिक है जो इंसानों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। कहा जा रहा है आपसे किस भूगोलवत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो कौन से भूगोलवत्ता है भाई जिसको आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला भूगोलवत्ता कौन है। तो सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला जो भूगोलवत्ता है वो है आपका टॉलमी। ऑप्शन नंबर ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि विश्व का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, टॉलमी था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीतिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए पहला सवाल है आपका पॉलिटिकल साइंस का कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देसी रियासतों की कुल कितने स्थान दिए गए थे। ठीक है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि देसी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 93। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है, या तो आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, या फिर आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए कि भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि, क्यों है गणतंत्र देश, ये आपको बतानी है कि राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। ठीक है, इसलिए यह क्या है, एक गणतंत्र देश है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कैटेगरी का है, तो ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि संविधान सभा के सत्रों में किसने ये मांग की कि भारत को सामाजिक संघ घोषित किया जाए। तो ये मांग किसने किया था, ये मांग किया था टी कृष्ण रामचारी ने, है ना, कृष्णाचारी ने। तो ये इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई है। यानी कि ये जो शक्ति है कौन से देश के संविधान से लिया गया था, वाइमर जर्मन संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है कि वहाँ पर आपके ऑप्शंस में डायरेक्ट जर्मनी दिया जाए, इसके अलावा कुछ भी ना दिया जाए, तो आपको जर्मनी आंसर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में किया गया था। तो संघात्मक शासन की स्थापना कनाडा में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारतीय संविधान की विशेषता आपको बतानी है। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ना अधिक लचीला है ना अधिक कठोर है, दुनिया का सफलतम संविधान है। तो उपरोक्त में से सभी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। कौन संविधान का कार्य नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएंगे। ये संविधान का कार्य नहीं, ये हम लोगों का कार्य है कि हम लोग अच्छे नेता को चुन करके वहाँ भेजेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को जो बनाने में समय लगा था वो लगा था आपका 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। तो भारतीय मूल संविधान में जो भाग थे आपका वो कितना था वो आपको बतानी है। तो वो था आपका 22 भाग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो भारतीय मूल संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या आपको बतानी है। तो 395 अनुच्छेद थे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की जो कुंजी कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें जो संविधान की आवश्यकता होती है देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों को दुरुपयोग से रोकने के लिए। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, भारतीय संविधान किसने बनाया था। तो भारतीय संविधान को बनाया था संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। तो संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था जो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये कथन किसका है। तो संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये कथन जो है आपका जेलिनेक का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था। तो संविधान सभा ने अपना जो काम शुरू किया था 9 दिसंबर 1945 को। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उल्टा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। कहा जा रहा है संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था। तो संविधान की प्रस्तावना को ये कहा था के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। कहा जा रहा है आपसे कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो ये बात किसने कहा था, दिए तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था वर्गीय मताधिकार के हुआ था। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में। कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था। तो ये किया था 1973 के केशवनाथ भारती केस में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग संविधानवाद का अर्थ क्या होता है। संविधानवाद का जो अर्थ होता है लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, प्रत्येक राज्य अपना संविधान हो, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो। तो उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अब जो हम लोग शुरू करेंगे वो होगा इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाने वाला क्रय क्या कहलाता है। यानी कि आप कोई आवश्यकता के लिए आप कोई चीज़ आप खरीदते हो तो उसको हम लोग उपभोग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जब व्यक्ति वस्तुएं खरीदते हैं तब वे क्या कहलाते हैं। जब कोई व्यक्ति वस्तु को खरीद रहा है तो वो क्या कहलाएगा, तो वहाँ पर कहलाएगा उपभोक्ता। ठीक है, क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। जैसे कि आप कॉफ़ी खरीदने के लिए दुकान पे गए, ठीक है, तो ये दुकान वाला है, ये दुकान वाला विक्रेता होगा। कौन होगा, विक्रेता। लेकिन आप वहाँ पे उपभोक्ता हैं। ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है कि बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का विनिर्माण सामान्यतः क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्पादन। क्या कहलाएगा, उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये कह रहा है कि जब कोई किसान गेहूँ उपजाता है तो यहाँ पर किसान क्या है। तो यहाँ पर जो किसान होगा वो हो जाएगा एक उत्पादक। क्या कहलाएगा, वो एक उत्पादक कहलाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि श्याम गेहूं से आटा का विनिर्माण करता है। यहाँ पर श्याम क्या है, तो यहाँ पर जो श्याम हो जाएगा वो एक उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन कर रहा है गेहूं से आटा का। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए वस्तुएं बेचता है तब वो क्या कहलाएगा। तो स्वयं के लाभ के लिए जब कोई वस्तु बेचता है तो वो विक्रेता होता है, यानी कि बेचने वाला, दुकानदार हो जाता है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं वैसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है क्या कहलाती है। तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया, यानी कि अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना। कैसे होगा, धन प्राप्त करेंगे तभी तो होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि हमारी आवश्यकताएं या इच्छाएं सामान्यतः क्या होती है। तो हमारी आवश्यकताएं या इच्छाएं जो असीमित होती है, हमारी इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती, बढ़ती चल जाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सामान्यतः क्या है, अधिक है, अत्यधिक है, सीमित है। यहाँ पे तो ये सीमित है ना। साधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से सीमित साधन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि चयन की समस्या सामान्यतः क्या है। तो चयन की जो समस्या होगी वो एक आर्थिक समस्या होगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सामान्यतः आर्थिक समस्या की जड़, सामान्यतः आर्थिक समस्या की जड़ क्या होती है, एक अभाव है। सामान्यतः आर्थिक समस्या क्या है, एक अभाव है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है संसाधनों का डैश प्रयोग चयन की समस्या का उत्पन्न करता है।
तो ये जो हो जाएगा आपका वैकल्पिक, क्या हो सकता है, वैकल्पिक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न मनुष्य का अध्ययन क्या है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे कि आर्थिक क्रियाकलापों के मुख्य भाग क्या हैं। तो आर्थिक क्रियाकलापों के जो मुख्य भाग है वो हो जाएगा आपका उत्पादन, उपभोग और वितरण, उपरोक्त में से सभी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा नहीं 100 लाइक का टारगेट आप लोगों को दिए हैं। और इसके बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका जरूर नाम लिया जाएगा। इसके अलावा जो इसको कैसे देखना है इस वीडियोज़ को, कि अगर आप लोग सब एक बार में अगर सबका आंसर आप सही कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2 से 3 बार इस वीडियोज़ को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन को बिल्कुल भी कॉपी में नोट ना करें, क्योंकि इससे आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। वीडियोज़ को ही 2 से 3 बार देख करके प्रैक्टिस लगा लिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। इसका प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिया है 30 दिन 30 टारगेट का, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है।